सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि टीओआर को लेकर जो विवाद है वो पूरा आखिर है क्या? क्या कुछ उसमें जो कमी है वो देखी गई है? जी जी, उर्वशी जी, असल में कुछ बातों को लेकर के जब 28 अक्टूबर को जब पे कमीशन के लिए भारत सरकार ने गजट निकाला था, तो उसमें कुछ चीजों को लेकर के कर्मचारी संगठनों के बीच में थोड़ा सा विवाद है। पहली जी, बात यह है कि उसमें जो पेंशनर्स हैं पुराने, उनको पे कमीशन का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बात के लिए उसमें कुछ मेंशन नहीं किया गया है। हालांकि आमतौर पर अगर मैं कहूं कि जो सेवेंथ पे कमीशन का नोटिफिकेशन था वो भी ऐसा ही था, उसमें भी कुछ अलग नहीं था। तो कर्मचारी संगठनों ने उस पर आपत्ति जताई है और फिर से टीओआर में बदलाव करने की बात कही है। तो एक तो बात ये है, दूसरी बात ये है कि फंडेड और अनफंडेड, जो इसका मतलब ये जी। हुआ कि कुछ तो पेंशनर होंगे जो एनपीएस से जाएंगे, एनपीएस से पेंशन ले रहे हैं। कुछ हुँ, पेंशनर्स होंगे जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम से पेंशन लेंगे, वो एक फंडेड पेंशन पॉलिसी है। उसमें ये विवाद खड़ा हो रहा है क्योंकि 25 मार्च 2025 को भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन या गजट निकाला था, जो जी, पेंशन लायबिलिटीज डिस्टिंग्विशमेंट बिल करके उसका ऐसे करके नाम था। तो उसमें ये बात कही गई थी कि पर्टिकुलर डेट से पहले रिटायर होने वाले व्यक्ति और उस डेट के बाद रिटायर होने वाले दोनों व्यक्तियों में एक तरीके से एक विभेद स्थापित किया जा सकेगा। तो उसको हम इस नजर से देखते हैं, मैंने उस पर पहले भी इस मामले में बात की है कि सपोज दैट कोई आदमी 2025 में कभी भी रिटायर हो गया और वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत रिटायर हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2025 तक जब तक उसने नौकरी की तब तक उसने अपना कुछ कंट्रीब्यूशन कटवाया जो 10% के रूप में था। और उस दिन तक भारत की सरकार ने या पर्टिकुलर उस गवर्नमेंट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, वो 10 हो सकता है, 14 हो सकता है या 18.5 हो सकता है। और वो रिटायर हो गया मान लीजिए दिसंबर 2025 में। जो पे कमीशन लगेगा वो 1 जनवरी 2026 से लगेगा। तो सरकार ये कहना चाह रही है कि 1 जनवरी 2026 को अगर वो उस व्यक्ति को जो कि 25 में ही रिटायर हो गया, जी। उस पर अगर पे कमीशन लगाएंगे तो उसकी बेसिक सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। जबकि ये एक फंडेड पेंशन पॉलिसी है, मतलब पेंशन की गारंटी तो सरकार दे रही है, लेकिन उसकी शर्त है कि आपने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया और कुछ कंट्रीब्यूशन सरकार ने दिया, उसके बिहाफ पर वो गारंटी दी जा रही है। तो सरकार की ये दलील है कि चूंकि 2025 तक ही हम आपने कंट्रीब्यूशन दिया और हमने भी कंट्रीब्यूशन दिया, तो 2026 में हम आपकी पेंशन को रिवाइज नहीं करेंगे। ये प्रॉब्लम है बेसिकली। इसके लिए हमने भी विरोध भी किया था और बाद में फाइनेंस मिनिस्टर माननीय निर्मला सीतारमण जी ने एक स्टेटमेंट में कहा भी था कि ये रूटीन है और मतलब निकलता ही है भारत सरकार का, इस तरह से ये गजट है, ये रूटीन गजट है, ऐसे आता है। और हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम दोनों मतलब जो है पर्टिकुलर डेट से पहले और बाद वालों में ये मतलब डिस्टिंग्विशमेंट करें। ऐसा कुछ इरादा नहीं है सरकार का। लेकिन जब तक राइटिंग में ना हो तब तक इरादा है या नहीं है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स या पे कमीशन तो उसी पे काम करेगा। जब राइटिंग में हुँ। अगर लिखा ही नहीं है कि इनके लिए काम करे तो फिर वो कैसे काम करेगा, ये प्रॉब्लम है। तो इस पर मेरा यही कहना होगा कि भारत सरकार को जो पे कमीशन का जो गजट है उसको अमेंडमेंट करके निकालना चाहिए, दोबारा से उसको निकालने की जरूरत है। इस तारीख का जो मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा हाइलाइट हो रहा है कि टीओआर में जो तारीख है उसको छोड़ दिया गया है। इसको लेकर भी समझना चाहेंगे थोड़ा? नहीं, तारीख को लेकर के ऐसा कोई विवाद नहीं है। देखिए, 1 जनवरी 2026 से इसको लागू होना है। अब सरकार ने अक्टूबर के लास्ट में पे कमीशन का गठन किया, फिर उसमें ये कहा कि 18 महीने वो रिपोर्ट बनाने में कमीशन लेगा। तो 18 महीने का मतलब 10 महीने तो आपने डिले कर दिया उसको काम करने के लिए। अगर अगर यही जनवरी में गठन हो गया होता तो अब तक रिपोर्ट बनने की कगार पे थी, रिपोर्ट तैयार हो रही होती, अब तक 2 एक महीने में रिपोर्ट आ जाती, तो हम लोगों को नए वित्तीय वर्ष से पे कमीशन का लाभ मिल जाता। अब 18 महीने तो सरकार खुद ही कह रही है कि रिपोर्ट बनने में लगेगा, फिर लागू होने होने में 6 महीने और मान लीजिए, तो 18 6 24 यानी 2 साल पूरा पूरा है। तो 2 साल का मतलब कि 2026 भी निकल गया और 2027 भी निकल गया। 2028 में कहीं ये इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब पीछे से एचआरए तो कभी मिलता नहीं है, कर्मचारियों को एचआरए का एरियर नहीं मिलता है। दूसरी बात हुँ, यह है कि मतलब जब आप 2 साल इधर डिले कर रहे हो,
वैसे ही डीए जब 50% हुआ था जनवरी 2024 में, उसी समय मर्ज हो जाना चाहिए था। तो दस जी। परसेंट के आसपास हर महीने वैसे ही नुकसान हो रहा है कर्मचारी का, तो 2 साल और इंतजार करेगा तो 2 और 2 4 साल, यानी 48 महीने से ज्यादा डिले है। तो एवरेज तौर पे अगर आप देखेंगे तो एक कर्मचारी को फिटमेंट फैक्टर जो मिलेगा सो मिलेगा, वो तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हर कर्मचारी को लगभग लगभग 5 सैलरीज का ऑलमोस्ट नुकसान होना तय है। मतलब ऐसे समझिए कि जब पे कमीशन अमल में आएगा, उस समय तक हम 5 सैलरीज का नुकसान उठा चुके होंगे ऑलरेडी, उसकी कहीं कोई भरपाई नहीं, वो जी। भरपाई हो ही नहीं सकती, वो तो गया। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। भारत सरकार को मिशन मोड में काम करना चाहिए, पे कमीशन को मिशन मोड में काम करना चाहिए, 200 दिन में काम करके वो इसकी रिपोर्ट सबमिट करें, और उसके बाद इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए। कुछ कुछ चीजें जो रह जाएंगी उनको मतलब जो है बाद में भी टेबल टॉक करके सॉर्ट आउट किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा काम है कि फिटमेंट फैक्टर एक नया बने, एक टेबल, एक पे मैट्रिक्स नई बने, उस पर तो मुझे लगता है 6 महीने मोर देन सफिशियंट। ठीक है, तो आपके अनुमान के मुताबिक 6 महीने में जो ये जो मामला है इसको लेकर कुछ एक्शन लिया जा सकता है। सर हाल ही में देखा 15 तारीख को आपकी बैठक हुई थी एनसीजीएमसी की, उसमें क्या कुछ निकल कर आया है? नहीं, देखिए उर्वशी जी, मैं उस बैठक में शामिल नहीं था, लेकिन मैं आपको बता दूं वो एनसी जेसीएम की इंटरनल बैठक थी। वो कोई भारत ओके। सरकार के साथ कोई बैठक नहीं थी। इंटरनल उनकी अपनी बैठक थी, उसमें 12-14 लोग हैं जो शामिल हुए, और उन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस पर फिर से एक मतलब उन्होंने ये तैयार किया है कि जो पे कमीशन की जो ड्राफ्टिंग करेंगे, जो सजेशंस रखेंगे पे कमीशन के सामने, उसके लिए एक सब कमेटी बनाई हुई है। तो उसमें 13-14 लोग हैं। तो वो एक इंटरनल मसला है कि जैसे हम किसके किसके साथ बैठ करके पे कमीशन पर काम करेगा, कौन कौन उसमें रहेगा। तो वो कोई आधिकारिक सरकार के साथ बैठक नहीं है, क्योंकि अभी तो पे कमीशन, मुझे लगता है कि पे कमीशन को अभी ऑफिस ही नहीं मिला है। हर बार पे कमीशन को कहीं ना कहीं एक ऑफिस मतलब जो है दिया जाता है, और वो आता जी। है उसको भी न्यूज़पेपर में भी आएगा, सरकार के पीआईबी में भी आएगा। तो वो आएगा, उसके बाद बैठकें शुरू होंगी। तो जो ऑफिशियल बैठकें हैं तो वो तो मुझे लग रहा है कि दिसंबर या फिर जनवरी में कहीं शुरू हो पाएंगी। जी। अ, बीच में अपने दर्शकों को हम एक छोटा-सा मैसेज देना चाहते हैं कि मंजीत सर लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। इसी के लिए अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, किसी भी मुद्दे पे अगर आप उनका नज़रिया जानना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अ, जिससे कि हम आपका सवाल ले सकें और मंजीत सर से उनकी राय भी जान सकें। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सर डीए की बात करें तो अभी वर्तमान में जितना चल रहा है और आपने जैसे कि बताया कि जब तक 8th पे जो है पूरी तरीके से लागू होगा, उसमें तकरीबन 2 साल का समय है, तो वहाँ पर जो सैलरीज़ हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाएँगी। सर डीए को लेकर भी आपसे समझना चाहेंगे, क्या कुछ यहाँ पर चेंजेज़ देखने को मिल सकते हैं? देखिए, अगर जैसे कि सरकार ने 18 महीने का टाइम दिया है तो हम उसको 24 महीने मान के चलते हैं, अगर सरकार की बात पर भरोसा करें। तो उस समय तक कम से कम 74% के आसपास डीए होगा, 2 इंक्रीमेंट लग चुके होंगे। तो जी। इस लिहाज से दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, सेवेंथ पे कमीशन में एक बात आई थी कि जब डीए 50% हो जाएगा तो उसको बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। इसका मतलब 1 जनवरी 2024 को जब डीए 50% को एक्सीड कर गया था, तो उसको बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाना चाहिए था। अब 2 साल अभी और मान के चलिए पे कमीशन को लगेगा, तो टोटल 2 साल इधर डिले हो गया, 24 निकल गया, 25 निकल गया, और 2 साल अभी और बाकी है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक अगर डीए मर्ज किया गया होता 2024 में ही, तो पे कमीशन में जो मिलता सो मिलता, वो दूसरी बात हो गई। लेकिन डीए के मर्ज करने से हमें कम से कम 8% 9% सैलरी ज्यादा मिल रही होती। तो वो तो जी। हमारा नुकसान लगातार चल रहा है, और अब आगे भी 2 साल यही नुकसान चलते रहने की संभावना है, क्योंकि पे कमीशन की रिपोर्ट देर से आएगी। तो इस लिहाज से मतलब हम करीब करीब 15% हर महीने नुकसान उठा पाने की एवरेज जो है, 10% से ऊपर ही रहेगा वो एवरेज। तो वो नुकसान उठा ही रहा है कर्मचारी। तो ये मेरी नजरों में ये सबसे बड़ा मुद्दा है। एचआरए का एरियर वैसे ही नहीं मिलता है, और जी। अगर डीए मर्ज हो जाता, फिटमेंट फैक्टर जो आएगा सो आएगा।
तो ये नुकसान लगातार हो ही रहा है कर्मचारियों का। तो हमारा जो टारगेट है वो ये है कि पे कमीशन की रिपोर्ट जल्द हो, और अगर इसको मर्ज किया जा सकता है तो सबसे पहले 1 जनवरी 2024 से इसको पहले मर्ज करके बंचिंग का पहले लाभ दें हम। वो इम्पोर्टेंट मुद्दा है। सर एक चीज़ और समझना चाहेंगे, जैसे आपने बोला कि जो डीए है वो ऑलरेडी 50% बढ़ चुका है, जो कि 2024 में बेसिक सैलरी में बढ़ जाना चाहिए था, जो अभी तक नहीं बढ़ा है। क्या इसको लेकर भी जो भी संज्ञान लिया जाएगा, या फिर इसको लेकर जो भी आगे का एक्शन होगा, क्या उसके लिए भी एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा, या फिर इसको लेकर के अभी तक वो कोई भी फैसला जो है वो नहीं, क्यों नहीं किया गया है, अभी तक मर्ज क्यों नहीं किया है? ये पूरा प्रोसेस क्या है? क्या इसको मर्ज करने के लिए किसी तरीके की बैठक होती है, या फिर ऑटोमेटिकली ये हो जाना चाहिए था? कैसे ये चीज़ जो है वो अभी तक जो है वो एक्शन में आने से रह गई है? देखिए, जैसे डीए जब 50% हुआ तो एचआरए का स्लैब चेंज हो गया। जी, एचआरए का स्लैब ABC जो कैटेगरीज हैं हमारे, तो उनमें 9, 18 और 27% का था। जी, दिल्ली 27% में है। तो वो जैसे डीए 50% को एक्सीड किया तो ये 10 और 20 और 30 हो गया। तो इसी तरीके से ये ऑटोमेटिकली डीए 50% होने के बाद इसको मर्जिंग भी चाहिए थी कि मर्ज हो जाता। लेकिन सरकार ने नहीं किया, तो जाहिर सी बात है कुछ पॉलिसी में कुछ कुछ ना कुछ बात जरूर होगी। मैंने भी उसको बहुत ज्यादा स्टडी नहीं किया है कि 7th पे कमीशन में क्या कहा गया था क्या नहीं कहा गया इस मामले में। लेकिन चलो ठीक है, अगर मर्ज नहीं किया गया तो या तो ये मर्ज कर देते और एचआरए फिर से 9, 18 और 27 के स्लैब में ले आते, क्योंकि डीए फिर 0 हो जाता मर्ज करने के बाद। तो भी ठीक है। मतलब जो है, तो अभी अभी हम इस पर स्टडी कर रहे हैं, और अगर हमें जरूरत लगी तो इस पर बैठक करने के बाद एक माननीय प्रधानमंत्री जी को इसमें हम लेटर भी लिखेंगे, और कार्मिक मंत्रालय को भी लिखेंगे, और फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी लिखेंगे कि अगर पे कमीशन में इस संस्तुति को, इसको अगर अप्रूवल दिया गया था, अगर ये अप्रूवल हमें मिलता है कि हाँ पे कमीशन की अप्रूवल को इसको स्वीकार किया गया था, तो जी। सरकार को इम्प्लीमेंट करना चाहिए बैक डेट से। आपके साथ जो भी बैठकें हुई हैं, क्या इसमें इस मुद्दे को रखा गया है, और अगर रखा गया है तो सामने से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? नहीं, अभी हमारी जो लास्ट बैठक थी, पहले तो हम 7 अक्टूबर को पेंशन सेक्रेटरी साहब के साथ हमारी बैठक हुई थी आधिकारिक रूप जी, से। तो वो बेसिकली पेंशन मुद्दे पर बैठक हमारी थी, क्योंकि उस समय हमने 1 अक्टूबर को पे कमीशन के गठन के लिए कैंपेनिंग की थी। भारत के जी, सभी 100 शहरों से हमने बैलून और उस पर माननीय मोदी जी को मतलब जो है सताई होने का मतलब जो है हम लोगों ने विशेष की थी, और उसके साथ साथ हमने पे कमीशन को गठित करने का उनसे मतलब अनुरोध किया था। तो उसके बाद हमें 7 अक्टूबर को उनके साथ आधिकारिक रूप से बैठने का मौका मिला था। तो उस समय जो हमारा बेसिक एजेंडा था वो एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस था। उस पर बात हुई थी। तो उस पर तो एक बात निकल करके सामने आई कि जो हमारी डिमांड है या तो वो फुलफिल हो जाएगी, अगर वो फुलफिल नहीं होती है तो फिर यूपीएस डिजॉल्व होगी, और कोई तरीका है नहीं। तो यूपीएस या तो डिजॉल्व होगी, या फिर जो ओपीएस के प्रावधान है उसमें वो सरकार को बहाल करने पड़ेंगे। तो पहला एजेंडा तो ये था। फिर 7 अक्टूबर के बाद हमने 26 अक्टूबर को भी एक कैंपेनिंग की। ट्विटर पर कई मिलियन हम लोगों ने ट्वीट्स करवाए। उसके बाद अट्ठाईस जी, अक्टूबर को सरकार ने पे कमीशन का गठन का ऐलान ही कर दिया आधिकारिक तौर पर। फिर हमने 9 नवंबर को जंतर मंतर पर एक पूरे देश के कर्मचारियों के साथ काफी बड़ी रैली भी की। तो उसके जी, बाद हमें वित्त राज्य मंत्री साहब पंकज चौधरी जी, माननीय पंकज चौधरी जी, उनके साथ बैठने का मौका मिला। हम 2 बार उनके साथ बैठे, और उसमें हमारी कुछ बातें हुई हैं, उनको मैंने लोगों के बीच शेयर भी किया है। और बेसिकली हमने उनसे ये डिमांड की है, ये गुजारिश की है कि फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के साथ की बैठक जरूरी है। जब वो फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के साथ हमारी बैठक हो जी, जाएगी, तो जी, आई थिंक कि हमारे पास जो रेजोल्यूशन है, जो मॉडल है पेंशन बहाल करने का, तो उसको उनके हम्म, साथ हम डिस्कस करेंगे। होपफुली तब हम ये देखेंगे कि अगर जरूरत पड़ती है तो वहाँ बहुत सारी चूंकि डिस्कशन होंगी फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के साथ में, तो उसमें हमारे पास ये डीए मर्जिंग का एजेंडा रहेगा। और सबसे बड़ा तो उस समय मतलब जो है डीए मर्जिंग और ओपीएस, ये उस समय मुद्दे मुद्दे रहेंगे। और हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो पे कमीशन का काम है, इसको 18 महीने से घटा करके 200 मिशन मोड डेज में इसको किया किया जाए। इस पर हमारा फोकस रहेगा। और जो एनोमली है टीओआर में एनोमली हो सकता है भी, एनसीजीएस हमने लिखा ही है, और जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी लिखेंगे।
लेकिन हमें उम्मीद है कि जो टीओआर में जो भी तकनीकी जो त्रुटियां रह गई हैं, उनको सरकार दूर करेगी ही। ठीक है। आपकी जो वित्त राज्य मंत्री के साथ बैठक हुई है उसमें जो कुछ भी मुद्दे आप लोगों ने चर्चा की है उस पर आगे भी आपसे राय लेंगे सर। उससे पहले हम फिटमेंट फैक्टर को लेकर सर एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आपके अनुमान में जो फिटमेंट फैक्टर आपने जो बताया था, आई थिंक वो 2 पॉइंट समथिंग कितना था सर? आप टू एक बार पॉइंट रिवाइज कर दीजिएगा। 2.64 मैंने मिनिमम फिटमेंट फैक्टर दिया है, वो जिस तरह से टू सरकार पॉइंट जैसे सिक्स फोर डिले। जी। ठीक है, जी। 2.64 सर, ये जो आपका अनुमानित फिटमेंट फैक्टर है सर, इसको लेकर मैं जानना चाहूंगी कि ये जो अनुमान आपने बताया है वो किन आंकड़ों के आधार पर है? ये टीओआर में जो कुछ भी चीजें हैं उसके उसके आधार पर दिया गया है? और अगर ये अनुमान जो है वो इसके लमसम नहीं बैठता है, लाइक जो पता चलता है कि ये एक्चुअल फिटमेंट फैक्टर है, अगर उतने पे नहीं बैठता है तो क्या कुछ जोखिम देखने को मिल सकते हैं आगे? और कितना, अगर अलग होता है तो क्या कुछ संभावनाएं देखने को मिल सकती है? उर्वशी जी, ये हमने मिनिमम फिटमेंट फैक्टर की बात कही थी, अगर सरकार इसको 2 साल लगा देती है जी। लागू करने में, तो उसमें जो सबसे बड़ा जो हमारा इसका निर्धारण है वो फैमिली यूनिट्स है, क्योंकि अभी तक जो जी। है फैमिली यूनिट्स एक परिवार को 3 फैमिली यूनिट्स के रूप में देखा गया है। मतलब 2 स्पाउस हो गए, हस्बैंड एंड वाइफ हो गए, और दो हम्म। आधी आधी यूनिट के बच्चे हो गए। हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि 3 यूनिट को बढ़ा करके 5 यूनिट किया जाए। तो अगर ऐसे देखेंगे तो 3 से 5 जब आप बढ़ेंगे तो लगभग लगभग 66% का इजाफा होता है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात फिर ग्रोथ फैक्टर की है कि कुछ 15-20%, 10, मतलब कुछ तो कुछ सरकार ग्रोथ फैक्टर भी देगी। और इसके हम्म। अलावा भी अभी चूंकि मतलब पहले से मानक बदल रहे हैं, कैलोरी कंजम्पशन चेंज हो रहा है, और जो अभी है शिफ्टिंग है, जैसे मतलब ट्रांसपोर्टेशन शिफ्टिंग है तमाम तरह की, डिजिटल एरा में है हम लोग, तमाम तरह के अलग खर्चे बढ़ गए एक एम्प्लॉइज के। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रख करके जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो मिनिमम हम पाते हैं कि 2.64 तो मिनिमम जाना ही चाहिए। बहुत ज्यादा की हम तो उम्मीद भी नहीं करते हैं, क्योंकि सरकारें तो 3% डीए बढ़ना होता है तो उसको 2.99 करके 2% पे ले आती है। तो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये है कि एक बेसिक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो इतनी होनी चाहिए। ठीक है। सर, आपका जो अनुमानित फिटमेंट फैक्टर है उससे उसको मैं सैलरी के बेसिस पे समझना चाहूंगी कि अगर किसी व्यक्ति की, किसी कर्मचारी की जो सैलरी है वो मान लेते हैं कि 15 या 20 हजार के आसपास है, तो अगर इसके आसपास से फिटमेंट फैक्टर बैठता है तो सैलरी कितने पर पहुंच जाएगी? सीधी सी बात है, अगर 1,000 है तो 2.64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,640 हो जाएगा। उसको 2.64 से जहां वो, ऐसे समझिए कि 31 दिसंबर 2025 को जो उसकी बेसिक सैलरी थी, बेसिक की बात कर रहा हूँ, तो उसको उस बेसिक सैलरी को 2.64 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आता है वो उसकी बेसिक सैलरी बनेगी उस समय। ठीक है, तो जो भी बेसिक सैलरी है उसको फिटमेंट फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो पता चलेगा कि जी। कितनी जो बेसिक सैलरी है वो आगे आने वाले 8वें वेतन आयोग के फैसले के बाद जो है वो कर्मचारियों की बनेगी। सर, 8वें वेतन आयोग में अगर हम बात करें कुछ स्पेशल भत्तों की, तो अगर उनको, छोटे भत्तों की अगर उनको हटा दिया जाए तो क्या डीए और बेसिक जो सैलरी है वो उसकी भरपाई कर पाएगा? देखिए, आमतौर पर ऐसे कोई भत्ते नहीं है कि इनको हटा दिया जाए, और वो डिपार्टमेंटल वेरी करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग टाइप के भत्ते होते हैं। तो ये कोई यूनिफॉर्म व्यवस्था नहीं है कि कोई ऐसा भत्ता हो जिसको हटा दिया जाए। देखिए, आमतौर पर क्या है, बेसिक, डीए डीए तो हटाया नहीं जा सकता। फिर जी। टीए टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस, उसको भी नहीं हटा सकते। फिर एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस। तो ये 4 ही कंपोनेंट हैं, इसके अलावा कोई कंपोनेंट है नहीं। तो फिर डिपार्टमेंटल चीजें वेरी करती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। जैसे मान लीजिए अगर मैं फोर्सेज की बात करूं तो वहाँ वर्दी का भत्ता भी मिलता है, सेविंग है, वो तमाम कुछ कुछ चीजें हैं वहां पर जो ऐसे मिलती हैं। तो वो लेकिन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करती है। आमतौर पर ऐसा कोई भत्ता नहीं है। वो जो डिमांड होगी कुछ भत्तों को हटाने की या कुछ नए भत्तों को जोड़ने की, वो डिपार्टमेंटल एसोसिएशन उसको देखेंगी, वो उनकी रिकमेंडेशन होंगी, उनके सजेशंस होंगे। ठीक है। नॉर्मली यूनिफॉर्म रूप से ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम कहें कि इसको हटा दिया जाना चाहिए, कुछ नया जोड़ दिया जाना चाहिए। जी।
टीओआर के बाद जो समय मिला है रिपोर्ट देने का, उस पर एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ यूजर्स हैं सर, वो आपसे कुछ चीजों को लेकर पूछना चाह रहे हैं। अ, एक सवाल है सर, डीएम केट करके इनकी आईडी है, पूछ रहे हैं मैंने यूपीएस ऑप्ट किया है तो पेंशन रिवाइज होगी, इनका ये कहना है। नहीं आप देखिए, क्या अगर कहना चाहेंगे इस पर? देखिए अभी तक का जो सिनेरियो है बड़ा स्पष्ट है कि अगर आपने यूनिफाइड पेंशन स्कीम में को ऑप्ट कर लिया है, और अगर आपका रिटायरमेंट पे कमीशन लागू होने से पहले हो रहा है, सपोज दैट आप 2025 में रिटायर हो रहे हैं और पे कमीशन आना है 2026 से, तो आपकी बेसिक सैलरी को रिवाइज किए जाने की संभावना बहुत कम है। मेरी नजर में अभी वो 0% है। हम सरकार से कितना लड़के इसको रिवाइज करवा लेते हैं वो एक अलग मसला है, लेकिन अभी जो 25 मार्च का जो फाइनेंस बिल का जो जी। आया था, जो मतलब जो है जिसका नाम था पेंशन लायबिलिटी डिस्टिंग्विशमेंट बिल, तो उसके जी। आधार पर मैं यही कहूंगा कि मतलब इसको रिवाइज नहीं करेगी सरकार। ये ऐसी उसकी मंशा है, क्योंकि अगर ऐसी मंशा नहीं होती तो फिर वो ये बिल ही नहीं आता। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने सर की जो राय है इस पर सुन ली होगी। अब सर एक और यहाँ पर कमेंट हम लेना चाहेंगे। कुमार डीएल करके इनकी आईडी है, इन्होंने जैसे कि आपने पहले भी बोला सर कि डिजिटलाइजेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, महंगाई भी लगातार बढ़ रही है, इसी को लेकर ये बोल रहे हैं कि महंगाई छप्पर फाड़ है लेकिन डीए और डीआर के आंकड़े बहुत ज्यादा कम है। इस पर हम्म। सर आपका व्यू जानना चाहेंगे। वो तो जो बात कह रहे हैं वो अपनी बात कह ही रहे हैं, वो सच बात है, यूनिफॉर्म व्यवस्था है। और डीए तो मतलब ऊंट के मुंह में जीरे की तरह होता है। तो डीए से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ डीए अगर मर्ज कर दिया जाता तो फर्क पड़ता, उसके बाद जो डीए बढ़ता तो उससे फर्क पड़ता। ये तो सच बात है, लेकिन 2% और 3% में भी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अगर 3% हो जाता जहाँ 2% हुआ है, तो उससे भी क्या है, 500-700 रुपए का अंतर ही आता, उससे कोई बहुत आमूलचूल परिवर्तन नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट है कि बेसिक सैलरी को रिवाइज करने की बात है, वो जब तक रिवाइज नहीं होगी तब तक ये समस्या बनी रहेगी। ठीक है। तो ये सर सारे सवाल लेना तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि सर जी। आपके लिए भी समय जो है बहुत ही ज़्यादा सीमित है। आप वैसे ही व्यस्त जीवन से हमारे लिए समय निकालते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। एक आखिरी सवाल 8 वेतन आयोग को लेकर पूछना चाहूँगी मैं, उसके बाद हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आपसे कुछ सवाल जानेंगे। जो सर टाइम मिला है 18 महीने का, सर इसको लेकर के आपका एक आखिरी व्यू जानना चाहेंगे कि क्या आपको लग रहा है फिलहाल की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि टीओआर का जो मुद्दा है वो भी अब निकल कर सामने आ गया है, क्या जो समय सीमा है वो पर्याप्त है या फिर इसमें देरी की संभावना है? क्योंकि आपने पहले बोला कि इसमें जो है वो 2 साल डिले हो सकता है। क्या कुछ रीज़न और निकल कर सामने आते हैं? एक आखिरी नहीं आप नहीं व्यू उस पर शेयर नहीं कर दीजिए। नहीं नहीं उर्वशी जी, देखिए ये जो 18 महीने की बात एकदम बेमानी है। पे कमीशन को मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि 200 डेज शुड बी कंसिडर्ड एज मिशन मोड, वो इम्पोर्टेंट है, और 200 दिन सफिशियंट है फिटमेंट फैक्टर तैयार करने के लिए। ऐसा नहीं है कि पे कमीशन आ जाएगा तो कर्मचारियों की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। समस्याएं तो बहुत सारी रहेंगी, जब तक कर्मचारी रहेंगे तब तक रहेंगी। पे रिवाइज हो जाए, जितनी जल्दी लोगों को बढ़ी हुई सैलरी मिल जाए, वो इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी चीजें हैं, ट्रांसफर पॉलिसी है, मेडिकल पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो चीजें रिवाइज होती रहती हैं। ऐसा नहीं कि एक बार पे कमीशन आ गया तो उसी में होगा, उसके बाद होगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि अभी सैलरी रिवाइज करने के लिए पे कमीशन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। लोगों की सैलरी सबसे पहले रिवाइज हो जाए, टाइम से रिवाइज हो जाए, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी चीजें पे कमीशन अपना करता रहे। पे कमीशन को भी इसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि मतलब जो है 18 महीने लगाने की बजाय जो प्रियोरिटी पे चीजें हैं उनको पहले 200 दिन में निपटाए, वो इम्प्लीमेंट हो। ठीक है, तो हम 8वें वेतन की बात करें तो यहाँ पर मंजीत सर ने बोला है कि 200 दिन जो है वो फिटमेंट फैक्टर तय करने के लिए पर्याप्त है, और 18 महीनों में जो प्रायोरिटी पर काम होना चाहिए, उसमें फिटमेंट फैक्टर जो है वो एक विशेष चीज़ है।